वैम्पायर, ये रात के जीव सदियों से हमें हैरान करते आ रहे हैं। ये रहस्यमय, ताकतवर और खतरनाक होते हैं। लेकिन ये कहानियां आई कहां से? वैम्पायर वाली कहानियां बहुत पुरानी हैं। ये उस समय से हैं जब लोगों को मृत्यु के बारे में ठीक से समझ नहीं थी। वे मरे हुओं से डरते थे और ये समझना चाहते थे कि मरने के बाद क्या होता है। ये कहानियां अलग अलग संस्कृतियों में मिलती हैं। ये दिखाती हैं कि हम अनजाने से कितना डरते हैं। आज भी वैम्पायर की कहानियां हमें रोमांचित और डराती हैं। बहुत पहले कई संस्कृतियां वैम्पायर जैसे जीवों से डरती थीं। ये डर केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्राचीन मेसोपोटामिया में उनके पास एकिमू की कहानियां थीं। एकिमू को एक भूतिया आत्मा माना जाता था, जो अपने जीवन काल में किसी न किसी कारण से असंतुष्ट रह गई थी। ये ऐसी आत्माएं थीं जो कब्र से खून पीने के लिए उठती थीं। एकिमू का डर इतना गहरा था कि लोग अपने मृतकों को ठीक से दफनाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। प्राचीन यूनानी लोग लामिया से डरते थे। लामिया एक राक्षसी औरत थी जो बच्चों का शिकार करती थी। एक राक्षसी औरत जो बच्चों का शिकार करती थी। लामिया की कहानी ने माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। वो उनका खून चूस लेती थी। लामिया की कहानियां इतनी प्रभावशाली थीं कि वे पीढ़ियों तक चलीं और आज भी कुछ हिस्सों में सुनाई जाती हैं। पूर्वी यूरोप में स्ट्रिगोई के किस्से थे। स्ट्रिगोई को एक ऐसा प्राणी माना जाता था जो मरने के बाद भी जीवित रहता था और रात में लोगों को परेशान करता था। लोगों का मानना था कि ये जीव कभी इंसान थे। स्ट्रिगोई के बारे में कहा जाता था कि वे अपने परिवार और दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आते थे। वे जीवित लोगों को परेशान करने के लिए राक्षस बनकर वापस आते थे। स्ट्रिगोई के डर से लोग रात में बाहर जाने से बचते थे और अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय करते थे। ये प्राचीन कहानियां दिखाती हैं कि वैम्पायर का डर कितना फैला हुआ था। हर संस्कृति में वैम्पायर जैसे प्राणियों की कहानियां थीं, जो उनके समाज के डर और चिंताओं को दर्शाती थीं। लोग अंधेरे और उसमें छिपे जीवों से डरते थे। अंधेरे में छिपे खतरों के बारे में कहानियां सुनकर लोग सतर्क रहते थे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उपाय करते थे। वे इन कहानियों का इस्तेमाल उन चीजों को समझाने के लिए करते थे जो समझ नहीं आती थीं। इन कहानियों ने उन्हें अज्ञात खतरों से निपटने के लिए तैयार किया और उनके समाज में एकजुटता लाई। 1897 में एक ऐसा साल जिसने साहित्य की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा। ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला उपन्यास लिखा, जो आज भी एक क्लासिक माना जाता है। इस किताब ने वैम्पायर को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। पहले वैम्पायर केवल लोक कथाओं और डरावनी कहानियों का हिस्सा थे। स्टोकर का ड्रैकुला ट्रांसिल्वेनिया का एक ताकतवर काउंट था जो अपने किले में रहता था। उसे खून की प्यास थी और वो रात को कंट्रोल कर सकता था। ड्रैकुला बहुत हिट हुआ और उसने वैम्पायर की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग कहानी से मोहित हो गए। उन्होंने ड्रैकुला के रहस्यमयी और डरावने चरित्र को पसंद किया। स्टोकर के उपन्यास ने हमें वैम्पायर की मॉडर्न इमेज दी। आज के वैम्पायर फिल्मों और टीवी शो में इसी छवि को दर्शाते हैं। उन्होंने लोक कथाओं को अपनी कल्पना के साथ मिलाया, जिससे एक ऐसा चरित्र बना जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। उपन्यास ने मोह, डर और अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के विषयों को एक्सप्लोर किया। यह कहानी केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय भी थे। इसने कई ऐसे ट्रॉप्स स्थापित किए जिन्हें अब हम वैम्पायर से जोड़ते हैं, जैसे कि वैम्पायर का रात में सक्रिय होना, उनका अमर होना और उनका इंसानों के खून पर निर्भर रहना। इनमें नुकीले दांत, लहसुन का डर और धूप से नफरत शामिल है। ये सभी ट्रॉप्स आज भी वैम्पायर की कहानियों में देखे जाते हैं। स्टोकर का ड्रैकुला उपन्यास न केवल एक साहित्यिक कृति है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक कहानी हमारी कल्पना को बदल सकती है और हमें नए दृष्टिकोण दे सकती है। वैम्पायर किताबों से फिल्मों में आसानी से आ गए। 1922 में एफओडब्ल्यू मर्नो ने नोस्फेरातु ड्रैकुला का एक अनऑथराइज्ड एडेप्टेशन डायरेक्ट किया। फिल्म एक साइलेंट मास्टरपीस थी। इसने वैम्पायर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। बाद में बेला लुगोसी ने 1931 की हॉलीवुड फिल्म में ड्रैकुला की भूमिका निभाई। उनका किरदार केप और थिक एक्सेंट के साथ आइकॉनिक बन गया। इसने पॉपुलर कल्चर में वैम्पायर की छवि को मजबूत किया। इन सालों में कई और वैम्पायर फिल्में बनी। कुछ क्लासिक इमेज के साथ रहीं, जबकि कुछ ने इन जीवों के नए पहलुओं को एक्सप्लोर किया।
सेक्शन 5 वैम्पायर क्रॉनिकल्स, एनी राइस के हसीन मुर्दे। एनी राइस ने 1976 में अपने उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर में एक नए तरह के वैम्पायर को पेश किया। यह उपन्यास एक क्रांतिकारी कदम था जिसने वैम्पायर साहित्य को एक नई दिशा दी। राइस ने अपने वैम्पायरों को एक नई पहचान दी जो पारंपरिक राक्षसों से बिल्कुल अलग थी। उनके वैम्पायर सिर्फ राक्षस नहीं थे, वे इंसानी विशेषताओं के साथ आते थे जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाता था। ये वैम्पायर न केवल खून के प्यासे थे, बल्कि वे अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचते थे। वे भावनाओं और इच्छाओं वाले कॉम्प्लेक्स जीव थे। राइस के वैम्पायरों में गहरी भावनाएं थीं, जो उन्हें और भी मानवीय बनाती थीं। वे प्यार, नफरत और उदासी जैसी भावनाओं से भरे हुए थे। राइस के वैम्पायर अक्सर खूबसूरत और दुखी होते थे। उनकी सुंदरता और दुख ने उन्हें और भी आकर्षक बना दिया। वे अपने अमर जीवन के बोझ को महसूस करते थे और इसने उन्हें एक गहरी उदासी में डाल दिया। वे अपनी अमरता और खून की प्यास से जूझते थे। यह संघर्ष उनके चरित्र को और भी जटिल बनाता था। वे अपने खून की प्यास को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्सर असफल रहते थे। उनका लेखन कामुक और दार्शनिक था। राइस ने अपने उपन्यासों में गहरे दार्शनिक प्रश्नों को उठाया, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनकी कामुकता ने उनके लेखन को और भी जीवंत बना दिया। उनकी किताबें, जो दी वैम्पायर क्रॉनिकल्स सीरीज बनी, बहुत लोकप्रिय थीं। इस सीरीज ने वैम्पायर साहित्य में एक नई लहर पैदा की। राइस की किताबें न केवल बेस्ट सेलर बनी, बल्कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। वे उन पाठकों को पसंद आईं जो सिर्फ एक डरावनी कहानी से ज्यादा कुछ चाहते थे। राइस की कहानियों में गहराई और जटिलता थी, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती थी। पाठक उनके उपन्यासों में खो जाते थे और उनके पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस करते थे। वे वैम्पायर होने के गहरे अर्थ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। राइस के उपन्यासों ने वैम्पायरों के अस्तित्व के गहरे प्रश्नों को उठाया, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनके वैम्पायर न केवल खून के प्यासे थे, बल्कि वे अपने अस्तित्व के बारे में भी गहराई से सोचते थे। सेक्शन 6 बफी, एंजेल और ट्वाइलाइट आजकल के वैम्पायर टेल्स। हाल के वर्षों में वैम्पायर की कहानियां विकसित होती रही हैं। बफी दी वैम्पायर स्लेयर और इसके स्पिन ऑन ऑफ एंजल जैसे टीवी शो ने हमें ऐसे वैम्पायर दिए जो ज्यादा इंसान जैसे थे। इन वैम्पायर में आत्माएं थीं और वे बुराई के खिलाफ लड़ते थे। शो ने मोचन, प्यार और अलग होने की चुनौतियों के विषयों को एक्सप्लोर किया। स्टेफनी मेयर की ट्वाइलाइट सीरीज ने वैम्पायर का एक रोमांटिक नजरिया पेश किया। ये वैम्पायर खूबसूरत और चमकदार थे। उन्हें इंसानों से प्यार हो गया और उन्होंने अपनी खून की प्यास का विरोध करने की कोशिश की। सेक्शन 7 वैम्पायर का आकर्षण। हम अभी भी इनकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे शक्तिशाली, अमर और मोहक हैं। वैम्पायर हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें हमारी अपनी मृत्यु दर और हम सभी के भीतर मौजूद अंधेरे की याद दिलाते हैं। फिर भी वे हमें निषिद्ध के आकर्षण को भी दिखाते हैं। वे हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। उनकी कहानियां अक्सर प्यार, नुकसान और मोचन के संघर्ष के बारे में होती हैं। सेक्शन 8 निष्कर्ष, वैम्पायर का अमर आकर्षण। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक वैम्पायर सदियों से हमारी कल्पनाओं पर कब्जा करते आए हैं। वे रात के जीव हैं, भयानक और मोहक दोनों। उनकी कहानियां हमारे डर और इच्छाओं को दर्शाती हैं। वे हमें जीवन, मृत्यु और बीच की हर चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। जब तक हम कहानियां सुनाते रहेंगे, ऐसा लगता है कि वैम्पायर हमें आकर्षित करते रहेंगे।